नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी कर्ज सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए सुनते हैं कर्ज। माँ, अब यह सब छोड़ो, चल कर कपड़े बदल लो। मेहमान बस आने ही वाले हैं, बाकी का काम रामचरण जी देख लेंगे। कहते हुए मैं माँ को खींचकर कमरे में ले गई। माँ का सूटकेस खोलते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए साड़ी निकालती हूँ, तब तक तुम मुँह हाथ धो लो। सुबह की लगी हुई हो, पसीना पसीना हो रही हो। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने देखा माँ पलंग पर बैठ गई है निस्पंद होकर। थक गई हो ना? मुझे पता था, फ्रेश होकर आराम कर लेना। विनीता, माँ ने धीरे से कहा, कपड़े बदलना क्या ज़रूरी है? क्या इन कपड़ों में बाहर जाओगी? जानती हो आज खाने पर कौन आ रहा है? कौन? पापा जी के खास दोस्त हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, पर आज भी उनका रुतबा कम नहीं है। पर दोनों मियाँ बीवी बड़े डाउन टू अर्थ हैं। आंटी तो मुझे इतना प्यार करती हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे बाहर आना पड़ेगा? मतलब खाना तो साथ में ही खाएंगे ना? ऐसा मत सोचना कि मैं लगाई बुझाई कर रही हूँ। तुम लोग 2-3 दिन नहीं थे तो मेरा खाना कमरे में ही आ जाता था, चाय और नाश्ता भी। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ। रामचरण कहता था, साहब लोगों के पास टाइम टेबल नहीं है। अम्मा जी, आप तो समय से खा लिया करो। अब इतनी अकल तो मुझ में भी है कि यह बात वह अपने मन से तो नहीं कहता होगा। मन से कहा होता तो कभी कोई तो पूछता कि बहन जी, आपका खाना हो गया? सुनकर मैं तो सन्न रह गई। माँ को कमरे में छोड़कर बाहर चली आई। देखा मम्मी जी मुस्तैदी से टेबल लगवा रही हैं। बड़ी सी मेज़ पर केवल 6 प्लेटें थी, अंकल आंटी, मम्मी पापा और हम दोनों के लिए। दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। माँ का अनुमान सही था। मैं अपना गुस्सा पी गई और मैंने मन ही मन एक योजना बना ली। उसके तहत चुपके से एक प्लेट हटा ली। मेहमान आकर बैठ गए और मैंने खाना परोसना शुरू किया। सब कुछ परोसा जा चुका तो मम्मी जी मिश्री घुले स्वर में बोली, विनीता बेटे, आओ तुम भी आ जाओ। अरे तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मम्मी जी, मैं बाद में खा लूँगी। रामचरण जी अकेले संभाल नहीं पाएंगे, मैं बाद में माँ के साथ खा लूँगी। वे अकेले खाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ आई हुई है? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी, मैं अपना थीसिस सबमिट करने के लिए भोपाल आई थी। हम दोनों ही संध्या काल आ गए थे तो मैंने कुछ दिनों के लिए माँ को बुला लिया था। संभालने वाले तो हैं, पर घर का कोई हो तो अच्छा रहता है। मम्मी जी को तो घर बाहर दोनों ही देखना पड़ता है ना। अपनी माँ को बुलाओ ना, साथ में खाएंगे। जी, दरअसल वह अभी अभी गैस के पास से हटी है ना, तो थोड़ा सुस्ताना चाह रही है। बात क्या हुई कि आज सुबह सुबह हमारे महाराज जी के गांव से खबर आ गई कि उनकी माँ नहीं रही। उन्हें तुरंत जाना पड़ा, तो आज का खाना एक तरह से माँ ने ही बनाया है। महाराज की माँ नहीं रही, यह तो बुरा हुआ, अंकल बोले, पर मैं इसे इत्तेफाक मानता हूँ। नहीं तो इतना लजीज खाना, कचौरियाँ खाने को कैसे मिलती। आज तो मेरी माँ की याद ताज़ा हो गई। इतने मुलायम दही बड़े पहली बार खा रही हूँ, आंटी बोली। गाजर का हलवा भी A1 बना है, अंकल बोले। सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो माँ की मेहनत सार्थक हो गई, पर मेरी इस खुशी पर तुरंत ही पानी फिर गया जब मम्मी जी ने कहा, अच्छा तो बनाएंगे ही, जिंदगी भर खाना ही तो बनाती रही हैं। लगा जैसे किसी ने मेरी छाती में घुसा जड़ दिया हो। मैं तिलमिला उठी। आंटी ने कहा, शारदा, खाना तो सभी औरतें बनाती हैं, पर सबके हाथ में यह स्वाद नहीं होता। मम्मी जी कुछ कहे इससे पहले मैंने कह दिया, आप समझी नहीं आंटी जी। मम्मी जी के कहने का मतलब यह था कि माँ जिंदगी भर टिफ़िन सेंटर चलाती रही हैं। एक्सपर्ट तो होंगी ही। टिफ़िन सेंटर? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी जी, हम लोग बहुत छोटे थे जब हमारे पापा नहीं रहे। माँ ने टिफ़िन सेंटर चलाकर हमें पाला है।
मेरे दोनों भाइयों ने उनकी मेहनत को सार्थक कर दिया। बड़े भाई डॉक्टर हैं और छोटे भाई फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। एक मैं ही फिसड्डी रह गई, सिर्फ एमए। फिसड्डी क्यों? पीएचडी हो तुम? पापा जी ने कहा। जी, अभी तो थीसिस सबमिट की है, डिग्री मिलेगी तब ना पीएचडी कहलाऊंगी। नाम के आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर दो, अंकल ने कहा। और फिर बातों का ट्रैक बदल गया। खाना सानंद संपन्न हुआ। सौंफ इलायची खाते हुए डॉक्टर आंटी बोली, अरे बहुरानी, अपनी माँ से तो मिलवा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला और बाहर आई। क्रीम कलर की साड़ी में वह इतनी ग्रेसफुल लग रही थी कि जी खुश हो गया। मैं परिचय करवाती उससे पहले ही आंटी ने उन्हें गले से लगा लिया। बहन जी, किस किस बात की तारीफ़ करूं? आपकी साड़ी की, आपके खाने की या आपकी बिटिया की? सच बहुत प्यारी लड़की है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने, अपनी बेटी को माँ ने विनम्र भाव से कहा। अब वह मेरी कहाँ रही, जैसी भी है अब आपकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब तो यह हमारी प्यारी बहुरानी है, कहकर आंटी ने मुझे गले से लगा लिया। फिर बोली, माँ को लेकर एक दिन घर आओ ना। आंटी जी, यह मेरे हिस्से आती कहाँ है? 4 दिन के लिए किडनैप करके लाई हूँ। इनके प्राण तो पोते पोतियों में बसते हैं। दोनों भाभियाँ जॉब करती है, बच्चे इन्हें सौंप जाते हैं। दिन भर आंगनवाड़ी चलती रहती है। भाग्यवान हैं बेटा वे बच्चे जिनके सिर पर दादी का हाथ है। अच्छा, मैं चलूँ? अब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार गले मिल वे चल दी। मैं भी उनके पीछे चल दी। हमारे चलते ही डाइनिंग रूम के पर्दे के पीछे सरसराहट हुई। समझ गई कि मम्मी जी पर्दे के पीछे खड़ी सब देख सुन रही थी। साथ ही आ जाती, समधिन से परिचय करवा देती तो कोई छोटी थोड़े ही हो जाती। पर अभी जाते हर जगह आड़े आ जाता है। मेहमानों को विदा करने के लिए हम लोग बाहर तक गए। श्रीमान जी हॉल के दरवाजे पर ही रुक गए तो मैंने वही अंकल आंटी के पैर छू लिए। अंकल के जाते ही मैं भीतर जा रही थी, क्योंकि माँ के खाने के लिए रुकी हुई थी। मैं मुड़ी ही थी कि उन्होंने कहा, सुनो, मैंने देखा इनकी आंखें अंगारे से जल रही थी। यह टिफ़िन सेंटर की बात ज़रूरी थी? बात तो मम्मी जी ने ही उठाई थी। मम्मी के कहने का आशय सिर्फ इतना था कि तुम लोगों के यहाँ खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। मैंने सोचा, ऐसा आधा अधूरा सच बताने से क्या फ़ायदा? अंकल आंटी तो अपने ही हैं, उन्हें पूरा सच बताना चाहिए। आपको शर्म आ रही है? नहीं, गर्व से मेरा सीना फूल रहा है। उनके स्वर में व्यंग था। मैं कुछ तीखी बात कहने जा रही थी कि हाल के पर्दे के पीछे मुझे 2 पैर नजर आए। मम्मी जी शायद मेहमानों को विदा कर लौट आई हैं। पापा जी रोज़ की तरह खाने के बाद बगीचे में चहलकदमी कर रहे होंगे। मम्मी जी दरवाजे पर रुक गई थी, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि वे हमारी बातें सुनना चाहती थी। उन्हें सुनाने की गरज से मैंने उनके बेटे से कहा, एक बात कहूँ? हम आपके दरवाजे नहीं आए थे। इतने बड़े घर की ओर झांकने की भी हमारी औकात नहीं थी। प्रस्ताव आपकी ओर से आया था। पापा जी हमारे कॉलेज में गेस्ट बनकर आए थे। उन्हें मेरा गाना बहुत अच्छा लगा था। मेरा भाषण पसंद आया था। उन्होंने प्रिंसिपल मैडम से मेरी पूरी जानकारी ली और हमारे यहाँ प्रस्ताव भेज दिया। हमारे यहाँ से तो मना करने का सवाल ही नहीं था, पर आप मना कर सकते थे। मम्मी जी की हामी की बात मैं समझ सकती हूँ। कई बार औरतों को लगता है कि छोटे घर की बहू अच्छी रहती है, दब कर रहती है, पर आप मना कर सकते थे। हालांकि उन दिनों घर की हालत बदल गई थी। दोनों भाई नौकरी में आ गए थे। माँ ने अपना काम बंद कर दिया था, पर इस सत्य को झुठलाया तो नहीं जा सकता। माँ कभी टिफ़िन सेंटर चलाती थी। हमने सत्य छिपाने की कोशिश भी नहीं की। माँ का कहना था कि शादी के मामले में सारे पत्ते खुले होने चाहिए, इसीलिए आप चाहते तो मना कर सकते थे। जिंदगी भर शर्मसार होने से तो अच्छा था
माँ बाप का विरोध करना। तुम्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? आई एम प्राउड ऑफ माई मॉम, जिन्होंने इतनी मेहनत और दिलेरी से हमें बड़ा किया, उन पर मुझे गर्व है। किसी भी संतान को गर्व होगा, पर हाँ, आज मैं ज़रूर शर्मसार हुई। कैसे आज इस घर में उनके साथ व्यवहार हुआ, वह बेहद अपमानजनक था। मैं तो माँ के सामने ज़िंदगी भर सिर नहीं उठा पाऊँगी। मैंने तय कर लिया है कि इस घर में उनकी यह आखिरी यात्रा होगी। तभी दरवाजे का पर्दा खुला। मम्मी जी भीतर दाखिल हुई। यह तो एकदम चौंक ही गए थे। मम्मी जी ने हमारी ओर देखा, शायद कुछ कहने को थी, लेकिन मेरे बगावती तेवर देखकर उन्होंने अपना विचार बदल लिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं खुश थी, मेरी बात सही जगह पड़ गई थी। मुझे लग रहा था मैंने अपनी माँ के पसीने का कर्ज अदा कर दिया। अभी आप मालती जोशी जी की कहानी कर्ज सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। अलविदा मित्रों।